तो पिछली कक्षाओं तक हमने क्या अध्ययन किया था, एक बार उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। हमने विभिन्न आधारों पर सामाजिक विभाजन को समझा था और दुनिया के विभिन्न देशों के उदाहरण देकर के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किन किन आधारों पर किस प्रकार से सामाजिक विभाजन की स्थिति दिखाई देती है। हमने अमेरिका का उदाहरण देखा, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण देखा, जर्मनी और स्वीडन का उदाहरण देखा। इतने उदाहरण देखने के बाद हम इन विभिन्नताओं को भली प्रकार समझ चुके हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है सामाजिक विभाजनों के अंदर राजनीति का क्या रोल रहता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजनीति इन सामाजिक विभाजनों से प्रभावित होती है और इनको प्रभावित भी करती है। हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब एक बात कॉमन है जो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल बना हुआ रहता है। आपस में कंपटीशन की भावना देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक भी है। तो आज हम राजनीति और सामाजिक विभाजनों के आपसी संबंध को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं, धार्मिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जातिगत और क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ऐसे देश में जब लोकतांत्रिक सरकार ने अपना शासन चलाना है तो विभिन्न पार्टियां भी काम करेंगी और ये पार्टियां जब इन विभिन्नताओं को अपनी राजनीति का शिकार बनाती हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति किस तरीके से देश, समाज और संस्कृति को प्रभावित कर सकती है। एक बार कि हम अगर इस बारे में विचार करें तो यह काफ़ी खतरनाक दिखाई देता है। हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का प्रतिद्वंदिता भरा माहौल जब इन विभिन्नताओं को टारगेट करके अपना प्रचार प्रसार करने लगेगा तो हो सकता है कि यह देश को विभाजन की ओर उन्मुख कर दे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें एकता के सूत्र में बांधती हैं। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभिन्नताओं को जब अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक पहुंच को मजबूत करने के लिए काम में लेने लगते हैं तो फिर देश विभाजन की ओर उन्मुख हो जाता है। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी है, या यूँ कहूँ कि मैंने आपको अभी दो चीज़ें बताई है। पहला तो लोकतंत्र के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में प्रतिस्पर्धा का माहौल दिखाई देता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, कॉमन बात है, सभी को पता है इस बारे में और हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसको अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे की जो बात थी कि जब राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभिन्नताओं को अपने हिसाब से राजनीतिक होड़ में जोड़ लेते हैं तब देश का क्या होता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ लिया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। कोई भी पार्टी अपने पार्टीगत हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र विशेष की विभिन्नताओं को टारगेट करने लग जाती है तब क्या होता है, विभाजन की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो क्या होता है,
1905 का बंगाल विभाजन इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है। अब आप कहोगे 1905 की बात अभी क्यों बताई जा रही है? तो 1905 में यदि बंगाल का विभाजन नहीं होता तो आज बांग्लादेश नहीं होता। बांग्लादेश भारत का ही पूर्वी पश्चिम बंगाल बना था। आज जिसे हम पूर्व के अंदर स्थित होते हुए पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं ना, उसका पूर्वी बंगाल कौन सा था? बांग्लादेश, जो कि विभाजन के कारण ही राजनीतिक टारगेट लिया गया था, राजनीति के हिसाब से उसका विभाजन कर दिया गया था और आज हमारे सामने बांग्लादेश खड़ा है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। अब बात करें विश्व पटल की। हमें केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी का ध्यान रखना है, तो पूरे दुनिया के देशों का ही अध्ययन हम करते चलें। हमने पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड के बारे में पढ़ा था। उत्तरी आयरलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का अब उत्तरी आयरलैंड का एक हिस्सा है ग्रेट ब्रिटेन, या यूँ कहें कि दोनों ही क्षेत्र, उत्तरी आयरलैंड भी और ग्रेट ब्रिटेन भी, ठीक है ना। उत्तरी आयरलैंड का ग्रेट ब्रिटेन लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक दबाव झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? अब इसका कारण क्या है? उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन ईसाई बहुल देश हैं, ठीक है। कौन सा धर्म है यहाँ पे? ईसाई है। अब ईसाई धर्म में दो शाखाओं का अध्ययन हमने पहले किया था, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरी कैथोलिक। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको ताकि पूरी बात ठीक से आ जाए। देखिए, उत्तरी आयरलैंड के ग्रेट ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। दो शाखाएं हैं मौजूद, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इन दोनों शाखाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इनका उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज हम ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इन दोनों शाखाओं का राजनीति में क्या हस्तक्षेप है और कैसे राजनीति इन दोनों शाखाओं को प्रभावित करी, इस बात को समझेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन की 53% जो जनसंख्या है वो प्रोटेस्टेंट धर्म की शाखा से बिलोंग करती है और 44% जो जनसंख्या है वह कैथोलिक से बिलोंग करती है। अब राजनीति की बात की जाए तो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो पहले हम कैथोलिक की बात कर लेते हैं। चलो, कैथोलिक की जो राजनीतिक पार्टी है, कैथोलिक का समर्थन करने वाली जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? नेशनलिस्ट पार्टी। अब राजनीतिक पार्टी जो कि कैथोलिक धर्म की 44% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यह अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस शाखा के लोगों को कुछ न कुछ अतिरिक्त प्रलोभन देती है। और यह मांग क्या रखती है पार्टी? इस पार्टी की मांग पर आप जरा विचार करें।
ये पार्टी ये चाहती है कि ग्रेट ब्रिटेन का विलय उत्तरी आयरलैंड के साथ ना हो, ये मतलब उत्तरी आयरलैंड से हट करके उत्तरी आयरलैंड का जो गणराज्य है, आयरलैंड गणराज्य, उसके साथ हो जाए। उत्तरी आयरलैंड की जो जनसंख्या ना कैथोलिक वाली, जिसका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है, इसकी डिमांड क्या है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला देना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन से हटा करके। कहाँ मिलाने की बात कर रही है? आयरलैंड गणराज्य। अब देखो, ये जो मांग है, ये विखंडन की मांग है कि नहीं है? है ना? एक देश से हटा करके हम अपना विलय अन्य देश में चाहते हैं, अन्य गणराज्य में मिलना चाहते हैं। गणराज्य का मतलब आप पहले ही भली प्रकार समझ चुके हैं कि एक ऐसा संगठन जिसकी केंद्रीय शक्तियां तो एक साथ रहती हैं, लेकिन राज्यवार उनकी शक्तियां अलग अलग सरकारों के रूप में काम करते हैं। जैसे कि राज्य सरकार अपना काम करेगी, केंद्र सरकार अपना काम करेगी, तो ये क्या हो गया? गणराज्य हो गया ना। तो इसी प्रकार से ये उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिलाना चाहते हैं कि हम अपनी संप्रभुता का विलय किस में करना चाहते हैं? उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड गणराज्य के अंतर्गत, यानी हम ग्रेट ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। ये बात कौन कह रही है? नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि कैथोलिक शाखा के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और इस शाखा के लोगों का परसेंटेज जनसंख्या में कितना है? 44%। अब देखिए 53% लोग प्रोटेस्टेंट के हैं। इनका भी समर्थन करने वाली कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी अवश्य होगी। तो इनका जो समर्थन करने वाली पार्टी है उसका नाम है यूनियनिस्ट। यह यूनियनिस्ट पार्टी के लोग हैं, यानी कि दो राजनीतिक पार्टियां, एक यूनियनिस्ट पार्टी और एक नेशनलिस्ट पार्टी, दो पार्टियां यहाँ पर काम कर रही हैं। और यूनियनिस्ट पार्टी जो है यह प्रोटेस्टेंट धर्म की शाखा के 53% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और इनकी मांग क्या है? ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहती हैं, ठीक है ना? ये ग्रेट ब्रिटेन में रहना चाहती हैं और ये उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड गणराज्य में विलय चाहती है। तो यह धार्मिक आधार पर जो विभाजन था जनसंख्या का, राजनीति ने इसको देश विभाजन की ओर उन्मुख कर दिया है। धार्मिक विभाजन को किस ओर उन्मुख कर दिया गया है? देश विभाजन की ओर। और आप जानते हैं देश का टूटना कितना दुखद होता है। हमने भारत पाकिस्तान के विभाजन को झेला है, इस बात का अनुभव हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। तो इस प्रकार जब जातिगत, धार्मिक, सामाजिक आधार पर भेदभाव देश विभाजन की ओर जाते हैं तो यह बड़ा ही कष्टपूर्ण अनुभव लगता है। अब देखिए ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी मांगों पर अडिग है, जनता का इनके पास अच्छा खासा परसेंटेज है। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों ही पार्टियां हिंसक झड़पों में, हिंसक टकरावों में आपस में आती रहती हैं। अब इनका परिणाम क्या निकल रहा है संघर्ष का? हिंसक टकराव। और इन टकरावों में न केवल आम जनता बल्कि सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवान भी आज तक शहीद हो चुके हैं। और इनके कारण फिर जो ग्रेट ब्रिटेन की सरकार थी, इसने एक समझौता किया नेशनलिस्टों के साथ।
समझौता हो रहा है इनमें, ठीक है ना, कि अब ये दोनों ही किसी भी प्रकार के विवाद को हिंसक घटनाओं में तब्दील नहीं करेंगे, देश की जनता को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परिसंपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कम से कम हिंसा से बचेंगे। जहां मतभेद है वे अपनी जगह पर है, लेकिन अब इनके हिंसक न होने के लिए इन्होंने एक समझौता किया है। किन्होंने? नेशनलिस्ट पार्टी और ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने। कब किया है? 1998 में। और यह समझौता क्या हुआ है कि दोनों ने ही अपने आपसी मतभेदों और टकरावों को हिंसक तरीके से न करने का कमिटमेंट किया है कि हम अपने जो मतभेद हैं उनको अन्य साधनों से, अन्य प्रकार से एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे। सुरक्षा बलों के जवान जब शहीद होते हैं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसके अलावा एक और देश की हम बात करते हैं जहाँ पर भी इसी प्रकार के टकराव देखने को मिले। ये देश है अपना यूगोस्लोवाकिया, नाम पढ़ा हुआ होगा। यूगोस्लाविया, ठीक है ना। यूगोस्लाविया में भी इसी आधार पर राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति पंथ के आधार पर अलग अलग विभाजन दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर आधार क्या था? धार्मिक और जातीय। देखो ऊपर भी धार्मिक ही है, यहाँ पर धार्मिक के साथ साथ जातीय भी था। और इसका परिणाम क्या निकला था इसमें कि यहाँ पर यूगोस्लाविया का विभिन्न खंडों में विभाजन हो गया था। इसका क्या हो गया? कई टुकड़ों में विभाजन हो गया था। अब यहाँ पर विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति क्या है? हिंसक टकराव की, राजनीतिक विखंडन की। सरकार को समझौते करने पड़ रहे हैं हिंसा रोकने के लिए केवल। लेकिन यूगोस्लोवाकिया में क्या हो रहा है कि सीधा ही विखंडन हो चुका है। देश अनेक भागों में, अनेक टुकड़ों में बंट चुका है। अब इतना पूरा घटनाक्रम पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने विभिन्न देशों के अंदर विभिन्न प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई आधारों पर अंतरों को देखा, विविधताओं को देखा, राजनीति का उन पर प्रभाव और किस प्रकार वे राजनीति को प्रभावित करते हैं देखा। और यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण रही वह यह, सार रूप जो निकल कर आया वह यह कि किसी भी हालत में सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल नहीं होना चाहिए। जब तक यह मेल होता रहेगा क्या होगा? शांति नहीं रह सकती। तो सार यही निकला है इतने पाठ का कि जब तक राजनीति इस प्रकार की चीज़ों से प्रभावित रहेगी तब तक देश के अंदर विभाजन की स्थितियां पनपेगी, आपसी टकराव पनपेंगे, अशांति रहेगी और संघर्ष की स्थिति को ख़त्म करना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो जो सार निकल कर आया है वह हम ध्यान में रखें और जहाँ तक हो सके राजनीति और सामाजिक विभिन्नताओं को अलग अलग ही रहने दें। आगे के अध्याय को हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इतने अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तथ्यों को समझने का प्रयास करें। तथ्य जब तक आपकी समझ में आएंगे तब आप सारी चीज़ें बिना रटे ही अपने आप लिख पाएंगे परीक्षा में। और यदि तथ्य समझ में नहीं आ रहे हैं, बातें समझ में नहीं आ रही है, तो रटा हुआ भी व्यक्ति बार बार भूलता है। तो सामाजिक को रटने की नहीं, समझने की कोशिश करें। कोई दिक्कत आए तो अपनी लाइव क्लास में पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आगे के लिए फिर मिलते हैं।